तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस्तीफे के मामले पर वो कुछ नहीं बोले, मौन होकर चले गए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जिन पर गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमने इन योजनाओं को तैयार कर लिया था, बस घोषणा करनी बाकी थी। तो था और थी पर जाना होगा। हालांकि इस्तीफा पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। बार बार उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं, वो नहीं बोले। उन्होंने उन तमाम चीजों का जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीते 4 महीने के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश के लिए क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नौकरी के लिए हमने फैसला किया कि हम नौकरी देंगे। परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी विभाग हैं, कोविड के मद्देनजर उन विभागों में लोगों को राहत मिले, उस धंधे से जुड़े लोगों को राहत मिले, इसके लिए उनकी सरकार ने काम किया है। निजात पाने के लिए कोरोना से कारगर कदम उठाए गए। लेकिन जिस सवाल के जवाब का इंतजार था, उस सवाल को बिना छुए मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। कई बार उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल उपलब्धियां बताई और वहां से चले गए। इस्तीफे के मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उपलब्धियां जरूर उन्होंने गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम योजनाएं हैं वो बनी हुई हैं, बम्पर नौकरी देने का फैसला किया गया है, लेकिन ये घोषणाएं मुझे करनी थी। उससे पहले ही मैं दिल्ली चला गया, 3 दिन तक दिल्ली में रहा, इसलिए ये घोषणाएं नहीं हो पाई थी। इसलिए घोषणा कर रहा हूं। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप देने का भी उन्होंने कहा कि फैसला उनकी सरकार ने किया। पर इस्तीफे के मामले पर मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्धियां गिनाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। तो तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन केवल अपने कार्यकाल की उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, मुख्यमंत्री ने भले ही इस्तीफे के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी और योजनाओं को बताते हुए जिन शब्दों का चयन था, वो बहुत कुछ कह रहा था। अब देखिए, एक तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि ये सस्पेंस अभी बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने का ये रात के 10 बजे का कोई वक्त नहीं। कोई मुख्यमंत्री रात के 10 बजे इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्या कभी अपनी उपलब्धियां बताता है? ऐसा कतई नहीं होता। और ये प्रक्रिया है, ये एक सिलसिला है, ये चल रहा है। और आज इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई है। रात में या कल सुबह जिस समय भी राजभवन इनको समय देगा, ये अपना राजभवन जाएंगे और जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे। क्योंकि जिस तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका अपनी उपलब्धियां गिनाने का जो एक अपना उन्होंने सार यहाँ मीडिया के सामने रखा है, तो ये कोई एक साधारण बात नहीं। देखिए, समय असाधारण है और मौका भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके इस तरह से भी देखी जानी चाहिए कि ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। और हालांकि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन रात के 10 बजे अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो थोड़ी अजीब होती है। और उसको मतलब लोग अपने अपने चश्मे से देखते हैं, अपने अपने आईने से देखते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करते हैं। जी बिल्कुल। और अजय जी, जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ बात करेंगे, उस मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन क्या राजभवन की कोई जानकारी मिल रही कि टाइम मिला या नहीं मिला? और बाकी देहरादून में किस तरीके की सियासी हलचल है? देखिए, जैसे वो देहरादून आए अवधेश, तो सभी जो मंत्री आसपास थे उनको सबको बुला लिया गया। उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा की और अभी उनके साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, कैबिनेट मंत्री सुबोध नियाल और शिक्षा से वरिष्ठ विधायक राजेश शुक्ला, ये सब उनके साथ थे और पूरा अमला उनके साथ था। उन्होंने जिस तरह से यहाँ आकर अपनी उपलब्धियां बताई है, मैं फिर उसी विषय पर आ रहा हूँ कि वो साधारण नहीं है। ये रात में 10:30 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस साधारण नहीं हो सकती। और ये केवल आगे की जो रास्ता बन रहा है उसकी पृष्ठभूमि है। आज इन्होंने अभी उपलब्धियां गिनाई है और कल जो एक नई कहानी शुरू होगी तो वो उसका अभी कोई खुलासा शायद ना करना चाहते हो। और वरना जितनी दिल्ली से लेकर के यहाँ तक यात्रा में जितनी उथल पुथल मची है, कोई सामान्य थोड़ी ही है। और उनका इस समय से 10 बजे आना और अपने अचीवमेंट्स अपने गिनाना, भर्ती खासतौर पर बेरोजगार युवकों को एक केंद्रित करते हुए कि हमें अलग अलग विभागों में इतनी सारी भर्तियां करनी थी, जो 22,000 से ज्यादा पद थे। तो ये एक अलग कहानी कहता है। ये अपना इरादा जता रहे थे कि अगर हम रहेंगे
तो मतलब ये हम करेंगे, तो इस तरह की एक सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो ये सिलसिला अनावरत पिछले 3 दिन से चल रहा है वो भी थमा नहीं है, और ये हो सकता है इंटरवल से पहले वाली कहानी हो, और पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है। और अजीत जी, पिक्चर बन क्या सकती है? जिन चेहरों को आगे देखा जा रहा है मुख्यमंत्री पद की रेस में, वो चेहरे क्या देहरादून पहुंच गए हैं, या कुछ का संपर्क दिल्ली में भी है, कुछ विधायकों को साध रहे हो, उनके बीच किस तरीके की चहल पहल है? नहीं देखिए, वो चूंकि कहाँ हैं और किस समय हैं वो अभी थोड़ा सा बिल्कुल साइडलाइन है, वो बिल्कुल अभी सामने नहीं आ रहे हैं, जो भी दावेदार हैं। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें, क्योंकि सभी विधायक और मंत्री को कहा गया है देहरादून पहुंचने के लिए, कुछ क्षेत्र में जो होंगे वो सब देहरादून आ चुके हैं। ज्यादातर लोग देहरादून आ गए हैं, और देहरादून आने के बाद अब यहाँ कल की जो सुबह है वो किस तरह का समाचार लेकर आएगी, वो किस तरह का घटनाक्रम शुरू होगा, तो कल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और फिलहाल जो दावेदार हैं अभी किसी को, मैं जैसा मैंने पिछले थोड़े से देर पहले भी बताया था अवधेश, कि किसी को ये भनक नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज जरूर है कि पार्टी सैद्धांतिक तौर पर इस बात का दावा कर रहे हैं पार्टी के नेता कि इस बार जो भी होगा वो विधायकों में से होगा। तो अब देखना यही होगा कि कल कौन ऐसा विधायक होगा जिसके सिर पर ये कांटों का ताज रखा जाएगा, कौन ऐसा विधायक होगा जिसके सामने चुनौतियां भरा पहाड़ जो खड़ा है इसको पार करने के लिए जिम्मेदारी मिलेगी, कौन ऐसा विधायक होगा जिसके जिम्मे ये जवाबदेही जाएगी, समय कम होगा और पूरे 5 साल का हिसाब जिसको देना होगा। 6 महीने राज करने वाला कौन विधायक होगा जो पूरे 5 साल का हिसाब जनता को देगा। तो ये एक बहुत ही कठिन दौर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में गुजर रही है। तो ये सामान्य चीजें नहीं है। बिल्कुल सामान्य नहीं। और सवाल ये भी है कि कोई कितना भी शालीन नेता हो, कितना भी संस्कारी या अपने पार्टी के प्रति संस्कारवान हो, अकाल सत्ता जाएगी तो झुंझलाहट और निराशा होती है। तमाम बातें कही गई तीरथ सिंह रावत के बारे में कि उन्होंने एक ढर्रे में काम किया, त्रिवेंद्र रावत से कुछ अलग नहीं किया। ये जो उपलब्धियां तीरथ सिंह रावत ने गिनाई हैं, क्या ऐसा फीडबैक देने वालों को ये एक जवाब भी हो सकता है कि आप कुछ भी आला कमान से जाकर बताइए, लेकिन हमने ये किया है, कुछ कर लिए थे, कुछ करने वाले थे? देखता हूँ क्योंकि यहाँ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भाजपा का चल रहा है, तो तीरथ सिंह रावत केवल ये बताना चाहते थे कि एक तो जो घटनाक्रम हो रहा है जिसका फ्लो लगातार बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामान्य बनाने की जो एक निरर्थक कोशिश की वो किसी के गले नहीं थी। अभी वो अचीवमेंट बताकर चले गए हैं ताकि मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक इस कयासबाजी लगाते रहें, वो इस बात का विश्लेषण करते रहें कि आखिर इनको राजभवन से समय इन्होंने मांगा था, इनका इस्तीफा होना है, दिल्ली में 3 दिन तक इनको बैठा कर रखा गया है। तो वो मुझे लगता है कि वो जो इनके प्रति जो एक भावना बन गई थी और जो भारतीय जनता पार्टी को जो क्रिटिसाइज हो रहा था उसको ब्रेक करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है, ताकि कल सुबह से फिर से जो होना है वो होकर ही रहेगा। सुबह सारी चीजें एकदम शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में हो चुका है वो कल उसका खुलासा होगा। जी बिल्कुल, दिल्ली में जो हो चुका है उसका खुलासा होगा। तीरथ रावत ने सिर्फ अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, इस्तीफे के सवाल पर वो कुछ नहीं बोले, और इन सब के बीच उपलब्धियां बताई गई कि क्या क्या कर चुके थे और हम क्या करने वाले थे आगे चलकर। अजीत जी, सवाल ये भी उठता है कि तमाम विधायकों को बोल दिया गया है कि जल्द से जल्द देहरादून पहुंचिए। विधायकों में भी तो एक परेशानी होगी, एक चिंतन होगा कि मुख्यमंत्री तो ठीक है, तीसरा मिल जाएगा, लेकिन जनता जब ये सवाल पूछेगी राजनीतिक स्थायित्व को लेकर, तो अपने अपने क्षेत्र में क्या जवाब देंगे? नहीं देखिए, वो इसी बात पर हम बिल्कुल पिछले आज की शाम से इसी बात पर हमारा फोकस है। हम यही चर्चा करते आ रहे हैं कि अगर किसी के सामने सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय इस समय है, सबसे कठिन दौर से अगर कोई गुजर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता गुजर रहा है कि जिसने अपने खून पसीने से सींच कर इस पार्टी को खड़ा करके प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सत्ता में भेजा था। वो सबसे ज्यादा निराशाजनक माहौल में वो उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो दरी बिछाने से लेकर पोस्टर लगाने से लेकर नेताओं की रैलियों का इंतजाम करता है, जिसको जुनून होता है कि पार्टी को सत्ता में लाना है। वो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत यहाँ पार्टी सत्ता में बैठी है, तो उसके सामने बड़ा कठिन दौर है। आखिर वो क्या कहेगा, क्या करेगा, उसकी दिशा क्या होगी। और अभी भी वो जो भारतीय जनता पार्टी का डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, उसके मन में एक निराशा का भाव है कि इतने ज्यादा नेतृत्व परिवर्तन करने के बावजूद अगर पार्टी को फिर रसातल की तरफ जाना है तो हमारी मेहनत बेकार जा रही है। तो सबसे कठिन दौर में हुआ है। फिर दूसरे जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, खुद बड़े नेता हैं, पार्टी के संगठन के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी पब्लिक को जवाब तो देना ही होगा। जहां जहां रैली होगी, जनसभाएं होंगी, मीडिया से रूबरू होंगे, तो वहां ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। और चूंकि जो भी चीजें हो चुकी हैं, अब वो 2022 के चुनाव तक अनवरत जारी रहेगी। जी
बिल्कुल। और जिस तरीके का एक दलील दी जा रही है कि संवैधानिक संकट था, उसके मद्देनजर ये फैसले होंगे, तो सवाल क्या देहरादून का आला कमान हो चाहे दिल्ली का आला कमान हो, उस पर नहीं उठेंगे। और विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ अपडेट्स के साथ। विनोद, अभी क्या नया अपडेट है आपके पास? विनोद, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है दिल्ली की, जब वो देहरादून के लिए रवाना हुए थे तीरथ सिंह रावत। हालांकि उस वक्त तक कयास तो जरूर थे, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी कि इस्तीफा होने जा रहा है। और दूसरी तस्वीर देहरादून की है, सचिवालय की है, जहां पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। ये बताया कि 22,000 से ज़्यादा भर्तियां होने जा रही हैं, 11वीं 12वीं के छात्रों को लैपटॉप देंगे, परिवहन क्षेत्र के लिए काम किया है, टूरिज्म क्षेत्र के लिए काम किया है, जितने भी अन्य विभाग हैं उनके लिए राहत देने की कोशिश की गई है। कोरोना से निपटने को लेकर काम सरकार ने किए हैं। लेकिन जिस सवाल के जवाब का इंतजार था, उस सवाल पर तीरथ सिंह रावत मौन होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। और वो सवाल था कि क्या इस्तीफा आप दे रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है, क्या हालात ऐसे बने कि 4 महीने का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया? नमस्कार अवधेश जी। सबसे पहले तो ये एबीपी न्यूज के माध्यम से मुझे अभी पता चला है ऐसा कि इस्तीफा दिया है। हमारे संगठन ने कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे कि ऐसा हुआ है, ये जानकारी बीजेपी की प्रवक्ता होते हुए मुझे तो नहीं है। अभी आपने देखा कि सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पिछले कुछ महीनों में जो कोविड के कारण अर्थव्यवस्था पर जो हमारे असर हुआ है और किस तरीके से हमारी सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, रोजगार के अवसर पैदा किए, उन सब के बारे में उन्होंने चर्चा करी। तो देखिए, राजनीति में कयास लगते रहते हैं, बातें होती रहती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कहीं से इस बात की नहीं हुई है। तो मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे कि आप भी ठीक है, क्या इस बात की पुष्टि तो आप कर सकते हैं कि कल विधायक मंडल दल की बैठक होने जा रही है 3 बजे, सभी विधायकों को फौरन देहरादून बुलाया गया है? कल विधानमंडल की बैठक जरूर निश्चित हुई है, 3 बजे होनी। तो लेकिन उसका विषय क्या है, एजेंडा क्या है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी केयर करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन नेहा जी, तमाम चीजें ऐसी होती हैं जब असामान्य हो जाती हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं, अचानक से रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उपलब्धियां बताते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं कि सीएम आए, रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उपलब्धियां बताएं। अगर ये बात पुष्ट नहीं भी आपके लिए, तो असामान्य नहीं लगता क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि तीरथ सिंह रावत जी को 1 साल का समय मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए। और पिछले अपने जो 100 दिन से ऊपर का उनका कार्यकाल हुआ है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया है। और जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला है जो दूसरी वेव कोरोना की हुई, तो उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन 1 साल रहते हुए ये जरूरत है कि कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। अभी वो दिल्ली गए थे, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से उनकी मीटिंग्स थी। पिछली बार भी अभी बहुत जल्दी ही वो एक दिल्ली का दौरा करके आए थे और कई सारी सौगात वो स्टेट के लिए लेके आए थे। तो एक कम्युनिकेशन की दिशा में आपको देख सकते हैं कि 1 साल जब आपके पास होता है तो बहुत जल्दी आपको जनता से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसको मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बहुत देखना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आ रहे हैं, विधायक मंडल दल की बैठक होनी है, सभी को बुला लिया गया है। तो क्या अभी आप लोगों को कोई औपचारिक तौर से नहीं बताया गया है कि विषय क्या रहेगा? नहीं, उपचुनाव होने हैं, हमें पता है कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ना है क्योंकि वो भी विधायक नहीं है। तो उसी विषय में आगे की चर्चा होनी है। विधानमंडल की बैठक भी है, पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं। तो ये जो नेचुरल प्रक्रिया है पार्टी की है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, धन्यवाद नेहा जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने बातचीत की। तो नेहा जोशी, प्रवक्ता बीजेपी, उनका कहना है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। विधायक मंडल दल यानी कि विधान मंडल दल की बैठक जरूर होनी है, लेकिन वो भी सामान्य है और औपचारिक तौर से उन्हें कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि सीएम ने इस्तीफा दिया है। तो ये एक अलग पक्ष है, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है उसमें सबके मन में सवाल यही है कि
कल एक नया चेहरा जो उत्तराखंड को मिलने जा रहा है वो कौन है। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूपी के 75 जिलों की जंग का आखिरी पड़ाव आ गया है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग और काउंटिंग होनी है। कल शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि जिले के किले पर किसका कब्जा होगा। जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर और पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से बीपी गंगा पर देखिए लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की महा कवरेज विजय तिलक। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी सियासी खबर यह कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा भेजा तो जरूर है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया कि कितनी नौकरी देने जा रहे हैं, छात्रों को लैपटॉप देंगे, परिवहन क्षेत्र में क्या किया, पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया, पशुपालन के क्षेत्र में क्या किया। लेकिन जिस सवाल पर जवाब प्रदेश को चाहिए था उस पर वो मौन होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकल गए। उन्होंने इस्तीफे पर कुछ भी नहीं बोला। तो तीरथ सिंह रावत ने सिर्फ अपने कामकाज का ब्यौरा दिया, लेकिन इन सब के बीच सियासी हलचल देहरादून में तेज है। बीजेपी के सभी विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितनी जल्दी हो सके देहरादून पहुंचिए। कल 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं और कल ही ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और इन सब के बीच दिल्ली से पहुंचे तीरथ सिंह रावत देहरादून, वहां से सीधे सचिवालय पहुंचे। अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, गोपन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। यह भी महत्वपूर्ण है, गोपन विभाग की जिम्मेदारी शपथ ग्रहण करवाने की होती है, तो उनके साथ भी बैठक हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीरथ सिंह रावत ने अपने कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। तर्क उनका यह था कि जिन चीजों का ऐलान करने वो आए हैं उस पर फैसला हो चुका था, बस उसकी घोषणा होनी बाकी थी। घोषणा नहीं कर पाए थे क्योंकि 3 दिन दिल्ली में रहना पड़ा और इसी घोषणा के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था इस्तीफे वाला, उस पर वो कुछ भी नहीं बोले। उनसे सवाल पूछा जा रहा था, पीछे सुबोध उनियाल उनके थे जो मुस्कुराते हुए आगे निकल गए, लेकिन इस्तीफे के सवाल पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोई जवाब नहीं दिया। और आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलने का वक्त तो पहले ही मांग चुके हैं। कब मिलने जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, आज मुलाकात होती है कल होती है, लेकिन ये तय हो गया है कि कल भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, दोपहर 3 बजे होगी। पर्यवेक्षक होंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सभी विधायकों को फौरन देहरादून पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी सियासी हलचल की खबर आपके सामने है। कल विधायक दल की बैठक होगी और कल ही तय हो जाएगा कि आखिर अब उत्तराखंड का मुस्तकबिल किसके हवाले होगा, क्योंकि 4 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया और तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है। हालांकि इस्तीफा तभी पूर्ण माना जाएगा जब राज्यपाल उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और कहा है कि जो भी संबंधित विषय हैं उनको देखा जाए और इस्तीफा स्वीकार करवाया जाए। तो उत्तराखंड की सियासी हलचल पर निगाहें बनी हैं, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी हलचल बढ़ी हुई है, सांसें रुकी हुई हैं। 75 जिलों की जंग का आखिरी पड़ाव आ गया है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग और काउंटिंग होनी है और कल शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि जिले के किले पर किसका कब्जा होगा। जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर और पल पल की अपडेट हम लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से एबीपी गंगा पर देखिए लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की महा कवरेज विजय तिलक।